Hello guys, welcome back to channel Mission CP Hub. So today we are back with another video, and today's video will be based on chapter 9 of class 9th NCERT, that is force and laws of motion. So what do we mean by force? And for after we discuss force, we'll be coming back on laws of motion. पहले फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनरल लैंग्वेज में फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को पुश या फिर पुल किया। देखिए, साइंस की लैंग्वेज में फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को पुश या पुल किया और उस पुश या पुल से उस चीज के अंदर मूवमेंट क्रिएट हुई है। अगर उस चीज के अंदर कुछ मूवमेंट क्रिएट हो रही है और आपने उसको पुश किया है तो वो फोर्स है, नहीं तो नहीं है। देखिए, आगे चलते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए, फोर्स दो तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि आप दोनों तरफ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स लग रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स है, जैसे यहाँ भी और यहाँ भी, तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये बीच में यहीं कहीं रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी रहेगा, दोनों तरफ इक्वल फोर्स है, तो इसे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस में क्या होता है कि मान लीजिए इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, इस तरफ लग रहा है फोर्स कम है। तो अगर इस तरफ से इस डायरेक्शन में हम पुश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, और इस तरफ से हम इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा। तो हमारा फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के अंदर। अब एक चीज़ देखिए कि कभी भी किसी चीज़ में मूवमेंट करानी है, ठीक है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, अगर उसके अंदर मूवमेंट करानी है तो अनबैलेंस फोर्स लगना ज़रूरी है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक वो चीज़ मूव नहीं करती। आगे चलते हैं। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, ठीक है, वो रेस्ट पर रहेगा, या अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा वो? जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि बाहर से कोई फोर्स, कोई बॉडी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और यहाँ आप कोई फोर्स लगा रहे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये तब तक फोर्स पर रेस्ट पर रहेगा जब तक आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। मतलब कि जो इसका इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल इसके अंदर जितने फोर्सेस हैं वो वर्क नहीं करेंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम इसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और जब तक एक जगह पर खड़ा हुआ है तब तक इसे हम बोलेंगे रेस्ट पर ही है। ठीक है, अब देखिए, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एबिलिटी होती है, ये नेचुरल एबिलिटी होती है हर ऑब्जेक्ट की, कि अगर वो रेस्ट पर है तो खुद को रेस्ट पर रोक के रखना चाहता है। और अगर ये मोशन में है, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो ये अगर मोशन में है तो ये मोशन में रहना चाहिए, ये रेस्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस स्टेट ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट उसी स्टेट ऑफ मोशन में अपने को रखना चाहता है, आइदर रेस्ट और आइदर मोशन। ठीक है, वो रुकना नहीं चाहता। उसको रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, चलाने के लिए या रोकने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये रुक जाए। ठीक है, और इसे और तेज चलाना है तो पीछे से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये जो किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन होता है, ठीक है, चाहे रेस्ट या फिर चाहे मोशन, उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है कि एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू वो अपने जो नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन है उसको लीव नहीं करना चाहता। ठीक है, मेंशन्ड है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया मैंने आपको बता दिया, इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है,
अपने आप को रेस्ट पे रखने की, या फिर मोशन में है तो मोशन में रखने की। तो हर ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हर ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है, मतलब चाहता नहीं है वो कि उसको अगर वो रेस्ट पे है तो कोई मोशन में लेके आए, और मोशन में तो वो कोई उसे रेस्ट पे लेके आए। तो जो वो फोर्स अपने अंदर से अप्लाई करता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, तो ये अपने अंदर से जो फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे बाहर से कोई ऑब्जेक्ट उसको मोशन में लेके आना चाहता है, ठीक है, तो जो ये फोर्स अपने अंदर से अप्लाई करेगा रेस्ट पे रखने के लिए खुद को, उसे हम इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, इनर्शिया एक तरह का फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की बॉडी अप्लाई करती है। देखिए इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए इनर्शिया, पहले बता दूं आपको, तीन तरह का होता है। फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, तो वो कब तक रेस्ट पर रहेगा? वो जब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल बॉडी उसके ऊपर फोर्स ना लगाए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बोलता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट पर है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये रेस्ट पर है, ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिसके थ्रू ये रेस्ट से मोशन में आने को रेजिस्ट करेगा, रेस्ट से मोशन में आने के लिए ये रेजिस्टिविटी शो करेगा कि मुझे रेस्ट से मोशन में नहीं आना। ठीक है, जैसे कि आपने बस में देखा होगा, बस में जैसे सारे सवारी रेस्ट पर होते हैं, मतलब जब बस खड़ी होती है तब बस भी और सवारी भी रेस्ट पर होते हैं। जैसे ही बस फ्रंट डायरेक्शन में मूव करती है, बैकवर्ड करती है, अगर फ्रंट करती है तो हम पीछे को जाते हैं, और बैकवर्ड करती है तो हम आगे को जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी रेजिस्टिविटी देती है कि अपने आप को रेस्ट से मोशन में ना लाने की। ठीक है, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में चल रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो रेजिस्ट करेगा खुद को मोशन से रेस्ट में आने के लिए। जैसे मान लीजिए ये बस है कोई, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इस बस की अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं, सॉरी ये जो बस मूव कर रही है, इस बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मोशन में, और बस के रिगार्ड में वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो अगर हम देखें बस बस मोशन में चल रही है हमारी, अगर हम सडनली ब्रेक ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करते ही जो सारे ही अंदर पैसेंजर बैठे हैं ये आगे को जाते हैं, ठीक है, एक आगे को फ्रंट पुश लगता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, हमारी बॉडी उस टाइम मोशन में होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो बस है वो रेस्ट पे होती है, सॉरी मोशन में होती है। तो जो बस की एबिलिटी है खुद को रेस्ट पे ना लाने की, ठीक है, या फिर जो हमारी बॉडी की एबिलिटी कह लीजिए, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो खुद को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में रेस्ट पे नहीं लाना चाहती, इसलिए वो एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है। अब देखिए रेजिस्टिव फोर्स हमेशा कैसा होता है? एक्स ऑपोजिट इन नेचर होगा। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ बैठे हो, ठीक है, अगर आपको कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, तो अपने आप को रोकने के लिए आप क्या करोगे? बैक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये इसे इसे हम रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। तो इसीलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। थर्ड आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि बॉडी की एबिलिटी जो चेंज इन डायरेक्शन को स्टॉप करना चाहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मूव कर रहे हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में, जैसे सडनली कर्व आता है, ठीक है, सडन कर्व पे मान लीजिए बस में या कार में किसी में ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर बस यहाँ से राइट मूव करती है तो आपकी जो बॉडी होती है वो लेफ्ट में जाती है। आपने फील किया होगा उस बात को, ठीक है, और अगर बॉडी बस लेफ्ट में जाती है तो आपकी बॉडी राइट में जाती है। तो ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब फिर से आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। बॉडी स्ट्रेट जा रही थी तो स्ट्रेट ही जाना चाहती है, वो राइट या लेफ्ट में मूव करना चाहती है। अगर वो राइट मूव करेगी तो बॉडी लेफ्ट में जाएगी, तो अपने आप को अपने अंदर से रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगी, और लेफ्ट जाएगी तो बस तो वो राइट जाएगी, ताकि फिर से रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करे वो। तो ये तीन तरह की एनर्जी हैं जो कि हमारी बॉडी अप्लाई करती है।
अब देखिए कॉइन का एग्जांपल दे रखा है कि जैसे ही आप हाई फोर्स से यहाँ पे कॉइन इसको अगर आप जो यहाँ पेपर रखा हुआ है इसको आप अपनी फिंगर से जोर से स्ट्राइक करते हैं तो ये कॉइन एज इट इज नीचे आ जाता है, ठीक है, और ये जो पेपर बोर्ड है चला जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इस कॉइन की यहाँ पे एबिलिटी है कि वो रेस्ट से मोशन में आना चाहता, ठीक है। एकदम से आप सडनली हाई फोर्स अप्लाई करते हो, हाई फोर्स अप्लाई करने के से क्या होता है कि ये पेपर तो मोशन में चला जाता है पर ये जो कॉइन है ये रेस्ट में रहना चाहता है, इसीलिए वहां से मूव नहीं करता और ये नीचे आ जाता है। अब देखिए इनर्शिया और मास का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे देखिए आपने देखा होगा, मान लीजिए बस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक पर्सन इसका वेट है 100 kg और दूसरा पर्सन इसका वेट है 60 kg, ठीक है। तो अगर हम जो बस चलती हुई बस है उसमें अगर ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर, तो मैंने बताया था कि अब ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी पीछे को रुकना चाहिए पर बॉडी हमारी आगे को जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी आगे को जाती है, पर आप ये चीज फील करोगे कि जो ऑब्जेक्ट हैवी है या फिर जो हैवी बॉडी वाला पर्सन है वो ज्यादा आगे जाएगा और जो कम वेट वाला आदमी है वो कम आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात क्या पता लगती है कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। मतलब बॉडी की कोई भी ऑब्जेक्ट की बॉडी है वो जो रेजिस्टिविटी है किसी भी चीज के किसी भी स्टेट ऑफ मोशन के अगेंस्ट वो उतनी दिखाएगी जितना उसका मास होगा। अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा रेजिस्टिविटी दिखाएगी और कम मास है तो कम दिखाएगी रेजिस्टिविटी। यहाँ से हम आगे चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मोमेंटम मोमेंटम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ये तो साइंटिफिक टर्म है मोमेंटम, ठीक है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं और इसका साइंटिफिक फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू एम वी। एम स्टैंड्स फॉर मास, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो जितना मास है एक ऑब्जेक्ट का और जितनी इसकी वेलोसिटी, मतलब कि कितना मास कैरी कर रहा है एक ऑब्जेक्ट और कितनी वेलोसिटी के साथ कैरी कर रहा है वो उसका मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ देखिए मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के वेलोसिटी भी, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ही मोमेंटम होगा और उतनी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। देखिए मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम बेसिकली होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो कितनी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम से मूवमेंट बनती है, ठीक है। मूवमेंट कितनी होगी, जितना उसका मास होगा, ज्यादा मास होगा ज्यादा मूवमेंट होगी, कम मास होगा कम मूवमेंट होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक आप प्लास्टिक बॉल ले लीजिए, ठीक है, एक आप लेदर बॉल ले लीजिए, दोनों को आगे को रोल करने के लिए दीजिए, तो जो लेदर बॉल है वो आगे जाएगी और जो प्लास्टिक बॉल है वो पीछे रह जाएगी। क्यों रहेगी वो इसलिए पीछे रह जाएगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ रेट की बात आती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट कुछ वीडियोस में कि जहाँ पे रेट की बात आती है, रेट क्या बताता है, रेट बताता है कि टाइम के साथ कितना चेंज आया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट था, अभी 7 o'clock यहाँ पर है, ठीक है, और 9 o'clock यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है। तो वो चेंजेस है ना उस बॉडी के अंदर जो आए वो उसकी मोमेंटम आप कह सकते हो, ठीक है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उसके मास के, ठीक है, और वेलोसिटी की कितनी स्पीड से क्या है वो। देखिए जितना किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स पुट करोगे, जैसे मान लीजिए ये दोनों बॉल आपने फेंकी थी, अगर आपका फोर्स अनइक्वल था, ठीक है, तो आप कह नहीं सकते दोनों के मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और दोनों पे अगर आपने इक्वल फोर्स लगाया है, ठीक है, अब इक्वल फोर्स लगाना है और साथ में अनबैलेंस फोर्स लगाना है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले कि जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होगी। तो यहाँ मूवमेंट कब होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स मिलेगा। तो अनबैलेंस फोर्स भी लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना है, ठीक है। और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और बात क्या पता लगती है कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम, ठीक है। तो एक छोटी छोटी बातें आप याद रखना,
और इनको प्रैक्टिकल लाइफ में फील कर सकते हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है मोमेंटम के। ठीक है, आप कोई दो चीज को पुश करके देखिए और फोर्स उसमें अनइक्वल रखना, जिसमें जब ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके अंदर मूवमेंट ज्यादा आएगी और मोमेंटम भी ज्यादा आएगा। अब देखिए एसआई यूनिट याद रखिएगा, फोर्स की एसआई यूनिट कई बार पूछी गई छोटे छोटे एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी हो गया, एफकेट हो गया, इनमें एसआई यूनिट पूछ लेता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। फोर्स की एसआई यूनिट याद रखिए न्यूटन होती है। अब देखिए कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, इसीलिए देखिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं वो आपको बाहर रेफरेंस बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जब भी एक क्रिकेटर कैच आता है उसके पास, तो वो अपने हैंड को कैच पकड़ता है, लोअर करता है। ठीक है, तो लोअर क्यों करता है? देखिए मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कितना मोमेंटम चेंज हुआ है जब भी किसी चीज के ऊपर एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ तो। ठीक है, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ है कितने टाइम में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो फोर्स है, या फिर आप कह सकते हो कि मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ से मास इनटू, सॉरी ये थोड़ा भद्दा बन गया। तो देखिए मैं कह रहा था कि यहाँ से मास इनटू वेलोसिटी आपका हो जाता है मोमेंटम। ठीक है, और रेट मैंने आपको बताया था, रेट का मतलब क्या होता है कि हमेशा टाइम के कंपैरिजन में हम किसी चीज को अ, हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। एंड मोमेंटम इज अ फोर्स एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, देखिए हमेशा ये देखिए ये जो फोर्स है ये टाइम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर फोर्स इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है, चलो मैं कोई एग्जांपल और देता हूँ। अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो टाइम कम हो जाएगा, और आपने फोर्स कम किया तो टाइम बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये मान लीजिए एक पत्थर है और ये मान लीजिए एक बुलेट है। ठीक है, ये बुलेट फायर की हमने और ये मान लीजिए ग्लास है। इस पत्थर को अगर फेंके हम, मान लो ये पत्थर आपका है 10 kg का। ठीक है, और इसको हमने थ्रो किया है 10 की स्पीड से, और इसको ये जो बुलेट है ये मान लीजिए आपकी 20 ग्राम की है, या फिर कितने भी वेट ले सकते हो, आपको 20 ग्राम तक हम मान सकते हैं कि वेट होगा। तो केजीज में चेंज करेंगे तो 0.02 kg हो जाएगा ये। ठीक है, वन वन के जी को 1000 ग्राम। इसको के मारो तो उससे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। वहीं पर अगर आप एक बुलेट फेंक के मारो, बुलेट फेंक के नहीं सॉरी फायर करो 20 ग्राम की 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी किसी भी बॉडी के ऊपर। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुलेट कम टाइम में इसको हिट कर रही है। जब कम टाइम में हिट करेगी तो फोर्स ज़्यादा क्रिएट करेगी। ठीक है, तो देखिए रिलेशन बन गया, फोर्स ज़्यादा टाइम कम। ठीक है, और जब भी टाइम कम लगेगा फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस है। ये अपने हैंड को लोअर इसलिए करते हैं ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जब टाइम इंक्रीज होगा तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, मतलब आप हमारा जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, वो जिस स्पीड और टाइम से चेंज हो रहा है, वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जब वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जो इम्पैक्ट है इसके हाथ पर, जो क्रिकेटर इसके हाथ पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब वो इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा तो उसको इतना चोट नहीं लगेगी और इजीली वो कैच कर पाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए।
ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रिगार्डिंग एवरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब आप कह सकते हो टिट फॉर टैट। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने 10 kg 10 kg 10 न्यूटन 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, ठीक है। तो अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो भी इक्वल डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। जैसे देखिए ये बोटमैन है, जब ये बोटमैन ड्राइव करेगा बोट को, तो ड्राइव में सॉरी जब ये उतर उतर रहा है तो देखिए इसने आगे को जंप किया। जिस स्पीड से और जिस फोर्स से आगे जंप कर रहा है, ठीक है, उसी फोर्स और उसी स्पीड से ये बोट पीछे को जाएगी जैसे इससे जंप करेगा ये दूसरे रैंप के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें पता लगा कि जितना इसने फोर्स लगाया, ठीक है, इसका फोर्स था इस डायरेक्शन में क्योंकि इसको इधर आना था। ठीक है, जितना फोर्स से ये इधर आएगा उतने फोर्स से बोट बोट पीछे की तरफ जाएगी। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है पर जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या क्या बताता है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि कंजर्वेशन जहां भी आता है, कंजर्वेशन का मतलब हमेशा ये होता है टू सेव टू और टू कंजर्व और थिंग्स दैट कुड नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ भी कंजर्वेशन का मतलब यही है कि मोमेंटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं एज एनर्जी। ठीक है, तो यही कंजर्वेशन मोमेंटम बताता है। इसके अलावा देखिए एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये दो बॉल्स थी, ठीक है, इसका वेट मान लीजिए 4 ग्राम है, ठीक है, और इसका वेट 2 ग्राम है। ये चल रही थी मान लीजिए आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये चल रही थी मान लीजिए आपकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अगर मान लीजिए आगे जाके ये स्ट्राइक करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये आगे जाके एक दूसरे को स्ट्राइक करती हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद मान लीजिए ये वाली जो बॉल है वो चली जाती है इस डायरेक्शन में और ये वाली जो बॉल है नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ भी कंजर्वेशन का मतलब यही है कि मोमेंटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं एज एनर्जी। ठीक है, तो यही कंजर्वेशन मोमेंटम बताता है। इसके अलावा देखिए एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये दो बॉल्स थी, ठीक है, इसका वेट मान लीजिए 4 ग्राम है, ठीक है, और इसका वेट 2 ग्राम है। ये चल रही थी मान लीजिए आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये चल रही थी मान लीजिए आपकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अगर मान लीजिए आगे जाके ये स्ट्राइक करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये आगे जाके एक दूसरे को स्ट्राइक करती हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद मान लीजिए ये वाली जो बॉल है वो चली जाती है इस डायरेक्शन में और ये वाली जो बॉल है ये चली जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब मास तो आपको पता है कि मास तो दोनों सेम रहेगा। इस बॉल का मास अभी 4 है, यहाँ पर भी 4 रहेगा। ठीक है, इसका 2 है, इसका यहाँ भी 2 रहेगा। पर चेंज क्या आएगा दोनों की काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में मतलब जिस स्पीड से वो मूव कर रहे थे। ठीक है, ये 20 से कर रहा था, 10 से कर रहा था, ये चेंज हो जाएगी। ये चेंज कितनी होगी, जितनी फोर्स से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोर्स कितना क्रिएट करेगा। फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है। फोर्स क्या होता है, एम ए। ठीक है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इसका मैंने बताया वो 2 था और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड थी, तो टोटल इसका फोर्स कितना है 40 न्यूटन आ गया। और इसका 10 ग्राम मास है, 10 ग्राम के जी कुछ भी कह सकते हो आप। और 4 मीटर पर सेकंड सॉरी 4 इसका मास है और 10 मीटर पर सेकंड इसकी एक्सेलरेशन है। तो इसका आ जाता है 40। ठीक है, और इसका भी 40 आता है। ठीक है, देखिए दोनों का 40 है। जब ये दोनों स्ट्राइक करेंगे दोनों का जो
टोटल मोमेंटम था वो था 80 न्यूटन का, ठीक है। तो जब वो स्ट्राइक करने के बाद एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे तो हो सकता है इसका 30 हो जाए, ठीक है, और इसका 50 हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये 20 हो रहा है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक करने से पहले जो इन दोनों का मोमेंटम था, स्ट्राइक करने के बाद भी वही सेम रहेगा, ठीक है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि हमेशा मोमेंटम है कंजर्व्ड रहता है, जितना पहले होता है, मतलब इनिशियल जो मोमेंटम होगा स्ट्राइक करने से पहले या फिर कोई एक्टिविटी होने से पहले जितना मोमेंटम रहेगा उतना ही वो एक्टिविटी होने के बाद मोमेंटम रहेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के देखिए कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये स्केटबोर्ड का एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसे देखिए ये गर्ल है, ये स्केटबोर्ड के ऊपर चढ़ी, ठीक है। स्केटबोर्ड तब रेस्ट पे था, ये 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से था, और इस गर्ल का कुछ मास है और कुछ इसकी एक्सेलरेशन होगी। उसके बाद जब ये आई इसके ऊपर स्केटबोर्ड के ऊपर आई, ठीक है, तो स्केटबोर्ड पे आने के बाद अब ये लड़की भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, ठीक है। स्केटबोर्ड के कंपैरिजन में तो ये लड़की रेस्ट पर है, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ये जो गर्ल है ये मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि जितना इनका इनिशियल मोमेंटम था दोनों का टोटल कंबाइंड, ठीक है, गर्ल प्लस ये स्केटबोर्ड, उतना ही इसके बाद रहेगा, ठीक है। उतना ही इसके बाद कैसे रहेगा, देखिए हम एग्जांपल देख लेते हैं पूरा का पूरा। गर्ल का मास रहेगा 40 kg, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इतनी इतनी वेलोसिटी से आ रही थी, और कार्ट था स्टेशनरी, मतलब कि कार्ट सीधे रखा हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मास दे रखा है 3 kg, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी जब वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे वही किया, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट किया, ये गर्ल का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, 40 × 5 दैट इज 200, ठीक है, प्लस 3 × 0, 3 है ये स्केटबोर्ड का मास और 0 है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट पर है तो 0 हो गया, 3 × 0 0, ठीक है, फॉर 200 प्लस 0 200। ये स्केटबोर्ड और गर्ल का पहले का इनिशियल मोमेंटम है जब गर्ल ने स्केटबोर्ड के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद देखिए क्या होगा, हमें पता है कि टोटल मोमेंटम मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जब वो गर्ल और स्केटबोर्ड चल गए, ठीक है, तो दोनों का टोटल मास कितना होगा, 40 गर्ल का और 3 स्केटबोर्ड का, 40 + 3 43 केजी मास हो गया उसका, ठीक है। और उसके अलावा वेलोसिटी भी दोनों की सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि गर्ल स्केटबोर्ड के ऊपर है तो जितनी स्केटबोर्ड की वेलोसिटी उतनी इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो बस हमने इसको इक्वेशन में डाल दिया, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये आपका फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। तो 43 भी इस 43 केजी वेट है और इस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा तो 200 आ जाएगी, इसका मोमेंटम 200 आ जाएगा। तो यहाँ से वी कैलकुलेट कर लिया हमने, 4.65 मीटर पर सेकंड आ गया। देखिए ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर के साथ साथ अब हम प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक मिनट दीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्नोबोर्ड पुल्स अप रोटो sorry, snowboard pulled up by Toro travels at the rate of 5 meter per second up a mountain. If 3000 watt of power is used, what is the force applied to it? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, CAPF 2019 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, तो बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर से पूछा गया है कि कोई स्नोबोर्ड है, ठीक है, इसको एक रोप के थ्रू पुल किया जा रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
माउंटेन के ऊपर, ठीक है। अगर 3000 वॉट की पावर उसको पुल करने में यूज की जा रही है, तो फोर्स बताना है कि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो 600 आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग यू एक्सर्ट मोर फोर्स देन व्हाट इज मूविंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको आपको मूव करना है, तो मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रखा है कि एक लोडेड ट्रॉली बैग है, ठीक है। तो अगर उसको आपको, ठीक है, जो ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को आप चला रहे हो, चलाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया, जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, मतलब जितना उस बॉडी के अंदर मास है, ठीक है, अ, उससे अपने ज्यादा या फिर उससे कम, ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, कम लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। ज्यादा फोर्स लगाया आपने, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अनबैलेंस और एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में अनबैलेंस फोर्स ज्यादा होना चाहिए किसके रिगार्डिंग, ट्रॉली बैग के फोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जो ट्रॉली बैग हमारी जो सरफेस है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस स्टेट्स दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी, अ पर्सन थ्रोज एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल प्लेन सरफेस, एक कोई ऑब्जेक्ट पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए आप, जस्ट अ मिनट प्लीज। ये मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर कोई पर्सन है, वो आपका ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, ठीक है। तो इट इज नोटिस दैट देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पुल और एक नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यहाँ देखिए इस सरफेस, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट चला दिया, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा सरफेस के ऊपर, एक तो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो ग्रेविटेशन आपको पता है यूनिवर्सल लॉ है, वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन पुल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। इसके अलावा बोला है कि सरफेस के ऊपर जो सरफेस का नॉर्मल फोर्स है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हो, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं। बोलता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, ठीक है। नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आपने 200 न्यूटन के फोर्सेस को बाहर आगे फेंका, ठीक है। तो 200 न्यूटन के फोर्स आपने इस डायरेक्शन में, राइट, मान लीजिए आप राइट डायरेक्शन में फेंका आपने, तो लेफ्ट डायरेक्शन में ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, ठीक है। तो यही यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका नेट फोर्स कितना आता है, टोटल नेट फोर्स जीरो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें से हम कौन से स्टेटमेंट को ट्रू बता सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट विल मूव विद एक्सेलरेशन, तो देखिए ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा एक्सेलरेशन के साथ, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक टाइम पे रुकेगा जब आपका जो टाइम के साथ साथ हम, मैंने बताया था मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो स्लो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसको स्लो करेगा और रोक देगा। द ऑब्जेक्ट विल मूव विद डी एक्सेलरेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग डायरेक्शन, देखिए कांस्टेंट स्पीड वाला तो फंडा ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी, बट वेरिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी इसमें मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा आपको। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी जब सॉरी नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स तभी आपका जीरो होगा
क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये जीरो इसलिए क्योंकि ये जो फोर्स है बैलेंस्ड है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, ये बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। जब भी कोई बैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो ये ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रहेगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए मूव कर रहा है और ये दोनों फोर्स लग रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव करते रहेगा, ठीक है, जब तक ये फोर्स बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स ना होने के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करता रहेगा, ठीक है। जब इस पे आप एक अनबैलेंस मोमेंटम अप्लाई करोगे तब ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो देखिए यहीं पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपीएफ एग्जाम के अंदर कुछ ही दिन बाकी रह गए, 2 महीने का, 2 महीने के करीब का टाइम बचा है आपका, ठीक है। तो आप इस टाइम को बहुत वाइजली यूज करिए, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास जो बैच चल रहा है अभी येलगार 3.0 ये स्टार्ट हो चुका है, थर्ड बैच है ये येलगार का, ठीक है। इस बैच में आप देख सकते हो हमारे पास कंटेंट डेली अपडेट होता है, ठीक है, और डेली पोस्ट किया जाता है। हम इस बैच के अंदर देखिए डेली एक ऐसे राइटिंग के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, जो आपका पेपर टू जितना कवर होता है, ठीक है, जितना पेपर टू आपका सिलेबस है उसके रिगार्डिंग डेली कवर करने की ट्राई करते हैं। वो भी बहुत अफोर्डेबल फीस है, 599 इसकी फीस है। तो आप एडमिशन लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बचा है। अगर आपकी प्रिपरेशन राइट नहीं है तो एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है। और जैसे आपको पता है कि सीट्स वैकेंसीज पर बहुत कम आई है, तो अगर आप पेपर टू में अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो एग्जाम क्रैक होना या फिर अच्छी रैंक आना, तो एटलीस्ट अच्छी रैंक आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, वीडियो जितनी शेयर हो सकती है। और चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको कोर्स के लिए इनरोल करना है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हो। इनकेस आपको कोई क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहां से आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग।